पाश्चात्य काव्यशास्त्र। प्लेटो की काव्य संबंधी मान्यताएं। यूनान का महान दार्शनिक प्लेटो का जन्म एथेंस नामक नगर में 427 ईसा पूर्व एक कुलीन वंश में हुआ था। प्लेटो को उनके माता पिता ने अरिस्टोक्लिन्स नाम दिया था। अरबी फारसी में यही नाम अफलातून के रूप में प्रचलित है, किंतु विश्व की अधिकांश भाषाओं में उन्हें प्लेटो नाम से ही जाना जाता है। प्लेटो की पारिवारिक पृष्ठभूमि देखें तो इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक थी, किंतु उन्होंने स्वयं कभी राजनीति में हिस्सा नहीं लिया। सुकरात प्लेटो के गुरु थे, अतः सुकरात की छत्रछाया में ही प्लेटो की शिक्षा दीक्षा हुई। प्लेटो ने अनेक वर्षों तक कई देशों का भ्रमण और विभिन्न दार्शनिक मतांतरों का अध्ययन भी किया था। प्लेटो का चिंतन उनके लिखे संवादों में मुखरित हुआ है। उनके कुछ संवाद पोलिथेइया, रिपब्लिक तथा इयान में संकलित हैं। सुकरात ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। उनकी दृष्टि में अध्यापन का सबसे अच्छा तरीका था संवाद अर्थात प्रश्नोत्तर, जिसमें अध्यापक और अध्येता दोनों सहभागी हों। एथेंस पर स्पार्टा का आक्रमण प्लेटो के जन्म से 4 वर्ष पहले हुआ था। इस कारण प्लेटो का शैशव, कैशोर एवं यौवन का भी आरंभिक भाग युद्ध की काली छाया में बीता। उन्होंने युद्ध की विभीषिका ही नहीं बल्कि अपनी जन्मभूमि की ग्लानिजनक पराजय भी अपनी आँखों से देखी। जब वे रिपब्लिक में कहते हैं कि गुलामी मृत्यु से भी भयावह है, तो समझते देर नहीं लगती कि इस आक्रोश की तीव्रता स्वानुभूति है, यानी स्वयं का भोगा हुआ यथार्थ है। इसके साथ ही उसने यह भी देखा कि एक ओर तो लोकतंत्र वैचारिक स्वतंत्रता का दम भरता है और दूसरी ओर एक बुद्धिवादी यानी सुकरात को तर्क के प्रचार के लिए मृत्यु दंड देता है। प्लेटो दार्शनिक होते हुए भी कवि हृदय संपन्न था। उसने महान कवियों के काव्य का अध्ययन किया था। जब हम उसे काव्य और कवि की निंदा करते हुए पाते हैं तो किंचित रूप से कवि और कला प्रेमी प्लेटो की अपने आदर्श राज से कवियों के बहिष्कार की बात कुछ निराशा और अटपटी सी लगती है। पर यदि हम उसके युग की परिस्थितियों, उसकी रुचि, प्रवृत्ति और उसकी जीवन दृष्टि को ध्यान में रखें तो उसका काव्य के प्रति दृष्टिकोण सहज ही समझ में आ जाता है। वह सत्य का उपासक और तर्क का हिमायती था, अतः सत्य की रक्षा के लिए उसने एक ओर दर्शन की वेदी पर अपने कवि हृदय की बलि चढ़ा दी और दूसरी ओर अपने श्रद्धा पात्र होमर की यह कहकर निंदा की, दुनिया भर के लोगों को झूठ बोलना होमर ने ही सिखाया है। प्लेटो का मत था कि उसके समय कविता मनोरंजन के लिए लिखी जाती थी, जो कि ग्रीक लोगों के अस्वस्थ मनोवेगों को स्वस्थ उभारती थी। वे देव तथा महापुरुषों के आख्यानों का तो स्वागत किया है, किंतु उनका आक्रोश तो उन साहित्य से ही है जो दुखांतक रोने धोने को बढ़ावा देकर समाज को कमज़ोर बनाते हैं। क्योंकि कमज़ोर समाज अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए वैसे साहित्य और लेखकों को राज्य में रहने का अधिकारी नहीं जो बल और पौरुष को जगाने के बदले कमज़ोर बनाता है। बर्ट्रैंड रसेल का कहना ठीक ही लगता है कि प्लेटो के अनुदार विचारों को भी ऐसे सज धज के साथ प्रस्तुत करने की कला थी कि वे भावी युगों को प्रवंचित करते रहे। प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत, इसको देखें तो प्लेटो का काव्य को जीवन का अनुकरण मानते हैं। उन्होंने इस क्रिया को मीमेसिस कहा है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद इमिटेशन अर्थात अनुकरण होता है। प्लेटो की स्पष्ट धारणा है कि काव्य सत्य से दूर होता है, क्योंकि वह कविता को अज्ञान से उत्पन्न मानता है, इसलिए काव्य में सत्य का अनुकरण नहीं किया जा सकता। उन्होंने अनुकरण का प्रयोग 2 संदर्भों में किया है, एक विचार जगत और गोचर जगत के बीच संबंध की व्याख्या के लिए, तो दूसरी वास्तविक जगत और कला के बीच संबंध निरूपण के लिए। प्लेटो मूलतः प्रत्ययवादी यानी आइडियलिस्टिक दार्शनिक थे। उनका प्रत्ययवाद काव्य और कला को गहनता से समझने का तार्किक आधार प्रदान करता है।
इसके अनुसार प्रत्यय अर्थात विचार ही परम सत्य है। वह एक अखंड नित्य है और परमेश्वर ही उसका रचयिता है। यह दृश्यमान जगत उस परम सत्य या विचार का ही अनुकरण है, क्योंकि कलाकार किसी वस्तु को ही अपनी कल्पना शक्ति द्वारा निर्मित कर पाता है, इसलिए वह अनुकरण का अनुकरण कर पाता है। इस दृष्टि से कला तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान प्रत्यय यानी विचार या ईश्वर का, दूसरा आभास यानी प्रतिबिंब या वस्तु जगत का, तीसरा वस्तु जगत का अनुकरण या काव्य की कलाकृति का है। प्लेटो का मत है कि कवि जिस वस्तु का अनुकरण करता है उसकी प्रकृति से परिचित नहीं होता है। संसार में प्रत्येक वस्तु का एक नित्य रूप होता है जो प्रत्यय या विचार धारणा में ही रहता है। यह रूप ईश्वर निर्मित हुआ करता है। प्रत्यय अर्थात विचार में वर्तमान उसी रूप के आधार पर किसी वस्तु का निर्माण हुआ करता है। प्लेटो ने अपने इस सिद्धांत को समझाने के लिए पलंग का उदाहरण दिया है। उनका कहना है कि यथार्थ पलंग वह है जिसका रूप हमारे प्रत्यय या विचार में है और इसी रूप का निर्माण ईश्वर ने किया है। उस विचार में मौजूद रूप के आधार पर बढ़ई लकड़ी से पलंग का निर्माण करता है और बढ़ई द्वारा बनाए गए पलंग का चित्र कवि या कलाकार बनाता है। इस प्रकार तीन पलंग हुए। एक प्रथम जिसका निर्माण ईश्वर या विचार है, दूसरा जिसका निर्माण बढ़ई लकड़ी से करता है, तीसरा वह जिसका निर्माण कलाकार या चित्रकार करता है। यही कारण है कि प्लेटो के अनुसार कविता या कलाकृति अनुकरण का अनुकरण या नकल की नकल है। इसलिए वह मानते हैं कि हर काव्य या कला मिथ्या और सत्य से दूर है। प्लेटो की काव्य संबंधी मान्यताएं, इसको संपादित करें और देखें कि प्लेटो का कहना है कि काव्य में देवों का चरित्र आदर्श नहीं है और ना ही वीरों का। उनसे मनुष्य को कोई सत प्रेरणा नहीं मिल सकती। उदाहरण होमर के ग्रंथों में देखा जा सकता है, जहाँ देवताओं को क्रूर और लोभी तथा पात्रों को दुखित दिखाया गया है। होमर और हेसियोद के काव्य में ऐसे उथल स्थल आए हैं जो पाठकों और श्रोताओं के मन में वीरता के जगह का संचार, भय का संचार करते हैं, जबकि काव्य ऐसा हो कि नवयुवकों में शौर्य जगाए और मृत्यु की लालसा जगाए। काव्यों में भोग विलास की कामना उत्तेजित करने वाले उत्सवों का निषेध हो। काव्य में अगर सदाचार के लिए दंड और कदाचार के लिए पुरस्कार होगा तो नैतिकता कैसे टिकेगी। कोमल बुद्धि बालकों और नवयुवकों पर इसका अनिष्ट प्रभाव पड़ता है। नाटकों में बुरे पात्रों के लगातार अनुकरण से अभिनेता में भी उनकी बुराइयां आ जाती हैं, जिससे समाज में भी बुराइयों का विस्तार होता है। प्लेटो यहाँ यह कहना भूल गए कि बुरे पात्र के अनुकरण से बुराइयां आती है तो अच्छे पात्रों के अनुकरण से अच्छाई आती है। दुखांतकों में कला, हत्या, विलाप आदि और सुखांतकों में विद्रूपता, अभद्रता, मस्खरापन आदि देखने सुनने में दृष्टा श्रोताओं के मन में निकृष्ट भाव उदित होते हैं। सत और महान पात्रों को नाटक में आंसू बहाते देखा जाता है, वहीं जनता भी वही सीखती है। कोई व्यक्ति दुखांत में भी अभिनय करे और सुखांत में भी, और दोनों में सफलता प्राप्त करे, यह संभव नहीं, क्योंकि दोनों में सर्वथा भिन्न प्रकार के अभिनय अपेक्षित हैं। किसी व्यक्ति की प्राकृतिक विशेषता किसी एक ही प्रकार के अभिनय के अनुकूल हो सकती है। प्राज्ञ और प्रशांत व्यक्ति प्रायः सदा एक रस रहते हैं, अतः न तो अभिनेता के लिए उनका अनुकरण सरल है, न भावक के लिए आस्वाद। जो नाटक का लोकप्रियता अर्जित करना चाहते हैं वे हल्के और ओछे भावों का ही चित्रण पसंद करते हैं। काव्य और नाटक अंतः प्रेरणा अर्थात भाव के उच्छलन से उत्पन्न होते हैं, तर्क से नहीं। प्लेटो तर्कहीन किसी भी वस्तु को स्वीकृत नहीं करते। काव्य दैवीय शक्ति की प्रेरणा से उत्पन्न होती है। रचनाकार काव्य करते वक्त अपने बस में नहीं रहता। भाव की इस उद्दीप्ति के दो दुष्परिणाम होते हैं। प्रथम, सत्य को देखने की दृष्टि अस्पष्ट होती है और दूसरी, भाव का अतिरेक संयम तथा संतुलन को बाधित करता है।
इससे समाज में वीरता के बदले विलास बढ़ता है। कुछ लोग काव्यगत असत्य का समाधान यह कहकर करते हैं कि वह अन्योक्ति है, किंतु बालक या नवयुवक में इतनी बुद्धि नहीं होती कि वह अन्योक्ति तथा यथार्थ में भेद कर सके।